इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3.2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 10th। अब रिवोल्ट से जो हंगर हुआ, हार्डशिप परेशानियां जो हुई और जो पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए उसको हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। कह रहा है कि 1830s में ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप था। इकोनॉमिक हार्डशिप मीन्स व्हाट, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज लोगों के लिए, ओके, कंट्रीज़ के लिए भी, नो डाउट। The first half of the 19th century, first half of the 19th century means 1850s. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population. बहुत तेज़ी से population बढ़ी, okay, enormous increase means what, बहुत तेज़ी से population बढ़ी all over Europe, पूरे यूरोप में। In most countries there were more seekers of jobs. Obviously अब देखो number of people बढ़ेंगे तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, obviously क्या बढ़ेगी, तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ी, there were more seekers of job. जॉब खोजने वालों की संख्या ज़्यादा थी than employment. जितना एम्प्लॉयमेंट था, जितने जॉब्स थे उससे ज़्यादा जॉब ढूंढने वालों की संख्या थी। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. और उस समय में जो गांव से, रूरल एरियाज से जो लोग थे वो कहाँ पे माइग्रेट हो रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, टू द सिटीज़, शहरों में जा रहे थे, टू लिव इन, जो ऑलरेडी क्राउडेड थी, जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड थी, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें वो रहने जा रहे थे, वो भी कहाँ पे, स्लम्स में। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. अब देखो यहाँ पे इनफैक्ट हो क्या रहा था कि जो टाउन में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको टफ कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। किससे? जो इंग्लैंड से जो सामान आ रहे थे, जो इंपोर्ट हो रहे थे सामान, तो वो मशीन मेड थे, मशीन मेड गुड्स, चीप ऑब्वियसली वो चीपर थे। ठीक है, तो उनसे इनका स्टिफ कंपटीशन था। क्यों स्टिफ कंपटीशन था? क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो वो उतने महंगे नहीं थे, लेकिन इनके सामान ज़्यादा महंगे होते थे उसके कंपैरेटिवली जो इम्पोर्टेड गुड्स थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इंग्लैंड में वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड दैन ऑन द कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस था कंपैरेटिवली बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपेयर में। दिस वाज एस्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खासकर ये किस में था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ये ज़्यादा था। दिस वाज एस्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़ों का जो प्रोडक्शन हो रहा था, बन रहा था, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स, जो कि कहाँ पे, देखो छोटे टाउन्स में ये जनरली प्रोडक्शन जो होते थे वो घरों में हो रहे थे और स्मॉल वर्कशॉप में हो रहे थे, एंड वॉज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड, वो पार्शली मैकेनाइज थे, यानी पूरी तरह से मशीन के बने नहीं थे, उसमें हैंड वर्क भी था, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैसे रीजन्स में जहाँ अभी भी एरिस्टोक्रेसी को पावर मिले हुए थे, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। तो पेशेंट्स किस चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे? ड्यू टू फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज भी था और उनकी ड्यूटीज़ भी थी। The rise of food price or a year of bad harvest। अब उसमें देखो ऑलरेडी फ्यूडल ड्यूज उनके ऊपर था, उसमें अगर मान लो कि किसी साल क्या होता, बैड हार्वेस्ट होता या फिर फूड प्राइसेस की कीमत बढ़ जाती, तो वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म मीन्स व्हाट, पॉवर्टी, हर जगह पॉवर्टी आ जाती इन टाउन एंड कंट्री। देखो फ्यूडलिज्म, सर्फडम, सर्फ,
ये सारी चीज़ों का मैं सिंगल सिंगल करके वीडियो बना दूंगी, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा तुमको समझने में, टर्म वाइज वीडियो मैंने कुछ बनाया भी है। द ईयर 1848, अब देखो 1848 में क्या हुआ, इसी तरह का एक साल था जब क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ, प्राइसेस बढ़ी, तो ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म बढ़ी, हंगर बढ़ी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, मीन्स हार्डशिप बढ़ी, और उसके बाद क्या हुआ, रिवोल्ट। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads. वहाँ पे इतनी खाने की कमी हो गई, फूड की कमी हो गई, फूड शॉर्टेज, और हर जगह वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था। हर जगह क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे थे। अब इसको लेकर वहाँ के लोगों ने, पेरिस के लोग सड़कों पे आ गए, मतलब रिवोल्ट शुरू करें, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। और उस समय जो किंग था लुइस फिलिप, उसको कंट्री छोड़ना पड़ा इस रिवोल्ट की वजह से। ओके, अब देखो हियर यू कैन सी द पिक्चर। अब यहाँ पर देखो पिक्चर के नीचे क्या हुआ, पेजेंट्स अपराइजिंग, कब, इन 1848। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। लुइस फिलिप तो वहाँ से चला गया, नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दी, ये घोषणा कर दी कि प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, कि कंट्री क्या होगा, रिपब्लिक होगा, मीन्स मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ नहीं रहेगी। एंड नेशनल असेंबली ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। लेकिन याद रखना उस समय भी सफरेज यानी राइट टू वोट सबको नहीं मिला था। किसको मिला, नेशनल असेंबली ने राइट टू वोट, सफरेज मीन्स राइट टू वोट किसको दिया, टू ऑल एडल्ट मेल्स, तो जिनकी उम्र कितनी थी, मोर दैन 21, एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और ये भी कहा कि ये गारंटी लेती है कि वो सब लोगों को काम देगी। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, इस्टेब्लिश किए गए, क्या, तो नेशनल वर्कशॉप इस्टेब्लिश किए गए लोगों को रोज़गार देने के लिए, काम देने के लिए, जॉब देने के लिए। अर्लियर इन 1845, उससे पहले की बात है, 1845 में विवर्स इन सिलेशिया, इन सारी चीज़ों को याद रखना। तो 1845 में जो विवर्स थे, जो कपड़े बुनने का काम करते थे, जुलाहे जो थे, कहाँ पे, सिलेशिया में, हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट में, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments। अब देखेंगे हम लोग कि सिलेशिया में पेसेंट्स ने रिवोल्ट क्यों किया था। अब थोड़ा पहले सीन समझ लेते हैं। जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो आते थे, उनको कुछ एडवांस देते थे पैसे, और उसके बाद वो कहते थे कि वो सामान बनाए, एंड आफ्टर दैट वो उस बने हुए फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में सेल करते थे। देखो यहाँ पे है सप्लाइड, और रॉ मटेरियल्स उनको देते थे, किसको, पेजेंट्स को, ऑर्डर करते थे फिर, और कहते थे कि टेक्सटाइल्स बना के दो। लेकिन ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी कीमतें बहुत, पेमेंट जो वो लोग देते थे किसको, वीवर्स को, उन्होंने पेमेंट काफ़ी रिड्यूस कर दिया। उन्होंने क्या किया, दे ड्रास्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, रिड्यूस्ड यानी कम कर दिया उनके पेमेंट्स को। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ, याद रखना, हु वॉज विल्हेम वुल्फ, देन जर्नलिस्ट डिस्क्राइब्ड द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। देखो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। इन दिस विलेजेस, इन गाँवों में लगभग 18,000 इन्हाबिटेंट्स, कितने इन्हाबिटेंट्स थे, 18,000। इन दिस विलेजेस कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। इन गाँवों में कॉटन वीविंग जो थी वो मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन थी, यानी मोस्ट ऑफ द विलेजर्स इस काम को करते थे। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, और जो वर्कर्स का कष्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था। मिजरी मीन्स दुख, एक्सट्रीम।
The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors. अब देखो, वहाँ की जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे वो, क्या, टेक्सटाइल पे. अब क्या था, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाना चाहा. द डेस्पिरेट, लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा वो जॉब की तलाश में थे. कॉन्ट्रैक्टर ने एडवांटेज लिया टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर. वो क्या करते थे, मान लो कि जिसको पैसे दिए, जिसने बोला कम पैसे में काम करने को, फिनिश्ड गुड देने को तैयार हुआ, तो इस तरह से पेमेंट बहुत उनका रिड्यूस किया गया. एंड फाइनली Silesian weavers just revolted against the contractors. On 4th June at 2 p.m. On 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers, मतलब weavers की बहुत बड़ी भीड़ वहाँ से निकले, emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion. mansion यानी महल की तरफ. किसकी महल की तरफ गए? Of their contractor, demanding higher wages. उन्होंने कहा कि उनको मजदूरी और ज़्यादा चाहिए. They were treated with scorn, लेकिन उसकी जगह पे उनको डांट पड़ी. Scorn means it was not that much उसको क्या बोल सकते हैं, contempt बोल सकते हो. Scorn के लिए वर्ड यूज़ करोगे contempt, घृणा. And threats, not only that, let aside increasing their wages बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो, उल्टा उनको क्या हो गई, डांट पड़ी, उनको धमकियाँ मिले ऑल्टरनेटली बदले में. Following this, a group of them forced their way in the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. अब इसका असर क्या हुआ? तो इन लोगों ने क्या किया, जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको कंटेम्प्ट के साथ और थ्रेटनिंग देनी शुरू की, तो अ ग्रुप ऑफ देम यानी पीसेंट्स जो थे वो कहाँ पे ज़बरदस्ती घुस गए, उनके घरों में. स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेंस, फर्नीचर, पोर्सलेन जो भी था सबको तोड़ दिया, स्मैश कर दिया, टुकड़े में तोड़ दिया. वो क्या, broken into pieces. Another group broke into store house. ब्रोकन टू मीन्स वो इलीगली उनके घर में घुसे, ऑब्वियसली इलीगली ही घुसे थे. स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड, लूट लिया सारे सप्लाईज ऑफ क्लोथ को, विच दे टोर टू श्रेड्स. और उसके बाद उन्होंने उसको क्या कर दिया, टोर टू श्रेड्स यानी किसी चीज़ को एकदम छोटे छोटे पीसेज में फाड़ देना. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स समहाउ दे जस्ट फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज. जान बचाकर वो भागे. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच रिफ्यूज्ड टू शेल्टर सच पर्सन्स. लेकिन बगल के गाँव ने उन लोगों को शेल्टर देने से मना कर दिया. He returned 24 hours later having requisitioned the army. लेकिन 24 आवर्स के बाद वो आर्मी लेकर लौटे. इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट. और उसमें कितने वीवर्स मारे गए? 11. तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट. ठीक है, 3.2 में. 3.3 में विल स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में.